नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस डीएलएड एमपी कल जो है कि फाइनल हियरिंग हुई है और केस को रिजर्व पर रख लिया गया है। तो कल के जो कोर्ट कार्रवाई में है या कल के जो सुनवाई हुई तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हुई हैं। तो लगभग सभी तरफ से, दोनों ही पक्षों की तरफ से शानदार बहस आप लोगों को देखने को मिली है और दोनों ही पक्षों में लगभग एक खुशी का माहौल है कि दोनों ही पक्ष संतुष्ट नज़र आ रहे हैं मेरी तरफ से। जैसा कि मैं समझता हूं कि दोनों ही पक्षों का सारे रुझान जो हैं कि लग रहे हैं कि दोनों ही पक्ष जो है कि संतुष्ट नज़र आए। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं पहले से कहते आया हूँ कि बीएड वाले कैंडिडेट कुछ ज़्यादा संतुष्ट नज़र आएंगे, क्योंकि बीएड वाले शायद मेरे ख्याल से अब अपने आप को बहुत लकी समझ रहे होंगे और हैप्पी समझ रहे होंगे। ये बात भी मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से लकी और हैप्पी क्यों समझ रहे हैं, इस बात का मैं जिक्र करूँगा। और बहुत सारे साथियों को मैंने बताया था कि सर ये यहाँ पर जो एमपी का मैटर है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का है। इस मैटर को जितना इजीली समझ रहे हैं, पटवालिया सर ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था जब बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस चल रहा था, तो तब उन्होंने कहा कि जितना ये मैटर सुप्रीम कोर्ट इजीली सॉल्व करने की कोशिश कर रही है कि ये मैटर उतना इजी नहीं है और ये मैटर काफ़ी उलझा हुआ है। लेकिन उतनी ही तारीफ जस्टिस सी नागो जी की करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने इस केस को एकदम नीर छीर की तरह बनाने की कोशिश करी। नीर छीर यानी कि दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करा। तो ये पूरा उनका एक बहुत ही अच्छा सटीक जजमेंट मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर के जो जस्टिस हैं कि वो भी काफ़ी अच्छी उन्होंने यहाँ पर इस केस को देखा है, अच्छे तरीके से देखा है और नीर छीर करने का यानी कि दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर दोनों ही पक्ष मुझे लग रहा है कि अब संतुष्ट लगेंगे। लेकिन बीएड वाले हैप्पी आपको नज़र आएंगे, खुश और हैप्पी नज़र आएंगे। तो देखिए, कल के कोर्ट का सिनेरियो आपने देखा होगा। गोपाल सर भी थे, पटवालिया सर भी थे, मनदीप कालरा सर थे, मीनाक्षी अरोरा मैडम थी। तो सीनियर एडवोकेटों की भी एक लंबी कतार थी। लेकिन क्या हुआ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लेकर बहस की स्टार्ट होती है, लेकिन जो सरकार से टेबुलर डाटा मांगा था यानी कि टेबल चार्ट मांगा था राज्य सरकार की तरफ से, वो नहीं दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर के राज्य सरकार का टेबुलर डाटा नहीं देना एक तरीके से डीएलएड वालों को हावी समझा जा रहा था। और डीएलएड की राज्य सरकार आज कैसे बहस करेगी, क्योंकि डीएलएड वालों को पता था कि डेट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेटा नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर के राज्य सरकार की तरफ से भी अच्छा स्टैंड किया गया, बीएड की तरफ से भी अच्छा स्टैंड किया गया था। मेरी बीएड वाले बहुत सारे साथियों से बात हुई तो सर बोले कि अच्छी बहस हुई है आज कोर्ट में। तो डिसीजन देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बहस को लेकर के उन्होंने कहा कि डिसीजन जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो प्रोस्पेक्टिव दिया गया है विथ 2 कंडीशन है। इसमें एक जो कंडीशन आपने देखी होगी, सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर बात आई थी। तो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए, ये भी बात, इसको भी कैसे क्लियरिफाई किया ये भी देख। यहाँ पर केसरी नंदन वाले मामले में भी बहस हुई थी कि केसरी नंदन को नौकरी मिल गई है तो बाकी को क्यों नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर बीएड के एडवोकेट ने कहा कि केसरी नंदन के केस का तो आप कोई मैटर नहीं बनता, जो भी दोनों याचिकाकर्ता थे, दोनों याचिकाकर्ताओं को नौकरी मिल गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है ये नौकरी पाने के लिए उनका पीरियड नहीं है, उनका पीरियड है कि बीएड प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है, इसलिए जो है कि इस याचिका को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। ये भी बात हुई। अब यहाँ पर जो है इंटरिम ऑर्डर की बात कही कि कब इंटरिम ऑर्डर इस केस में आया, तो इंटरिम ऑर्डर जो है कि 7 जुलाई 2022 को आया था, जहाँ से ये केस सब्जेक्ट टू आउटकम बन गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी, आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन बीएड की तरफ से भी बहुत अच्छी तरीके से इस मैटर को उठाया गया। तो उन्होंने जो बीएड की तरफ से कहा, उन्होंने कहा कि बीएड की तरफ से कोई भी मैटर एमपी में कोर्ट में नहीं गया था। छत्तीसगढ़ और जो है कि राजस्थान का मैटर अलग था, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान वाले जो अभ्यर्थी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट
गए थे। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर जो बीएड वाले कोर्ट नहीं गए हैं उनको प्रोटेक्टिव किया जाना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। तो एमपी के बीएड को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो बीएड की तरफ से कोलकाता हाई कोर्ट के डिसीजन की भी बात यहाँ पर रखी गई। बीएड की तरफ से उठाया गया कि कोलकाता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सेम टू सेम जो है कि दिया गया है, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसी को रख दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी तरफ से इस मैटर को देख ले। तो डीएलएड की तरफ से भी काफ़ी तगड़ी बहस की गई थी, और पूरा डेटा था, कब इसमें विज्ञापन आया, कब रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ, तो उनकी तरफ से सारी चीज़ें बताया गया। लेकिन डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी ने एक चीज़ कहा कि बीएड के पास केवल एक ही चांस होता है कक्षा 1 से 5 तक के लिए, जबकि बीएड के पास कई चांसेज हैं 6 से 12 तक, उसको हमेशा चांसेज मिलते रहते हैं। डीएलएड की तरफ से केवल एक ही चांस कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने का दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो डीएलएड के पास हैं वो मौके कम हैं, और इसलिए जो है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया। लेकिन जो है कि बीएड के एडवोकेट ने जो है कि एमपी के टीचिंग रूल्स को पूरी तरीके से वहाँ पर बताया गया कि उन्होंने कहा कि एमपी के जो टीचिंग रूल्स हैं वो राजस्थान से थोड़े डिफरेंट हैं। राजस्थान में जो है कि बीएसटीसी को 1 से 5 तक ही मौका है, जबकि एमपी में 6 से 8 तक भी जो है कि डीएलएड को मौका है, और 9 to 10 भी डीएलएड को बराबर मौका उठाया गया। उन्होंने सरोज कुमारी का भी मामला है, यहाँ पर सरोज कुमारी वाले केस का भी रेफरेंस दिया गया था, केसरी नंदन वाला भी मामला दिया गया था, और आंध्र प्रदेश का भी मामला यहाँ पर उठाया गया था। आंध्र प्रदेश में कैसे, आंध्र प्रदेश में जो जनजाति वाला मामला कि 100% जनजाति रिक्रूटमेंट दी गई थी। तो क्योंकि वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि शिक्षकों के अभाव के कारण से 100% आरक्षण दिया गया था उस मैटर में, उस बात को भी यहाँ पर कहा गया था। बाद में वो मामला कोर्ट में पहुँचा था, कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि शिक्षकों के अभाव, शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए इस तरीके का डिसीजन सरकार की तरफ से लिया गया है। तो अब जस्टिस शील नागो जी ने भी इस केस में बड़ी पैनी नज़र बनाई हुई थी, और पैनी नज़र इसलिए कह रहा हूँ कि वो जानना सारी चीज़ें चाह रहे थे, और जब उन्हें ये पता चला तो वो खुद भी जो है कि अवाक थे, शौक थे। तो उन्होंने कहा कि वैकेंसी कब की आई थी और कब का ये मैटर है। तो कुल मिलाकर के उत्तर मिला कि ये 2020 की वैकेंसी है, और तो उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट कब हुआ, तो उन्होंने कहा कि मार्च 2023 में रिक्रूटमेंट हुआ है। और जो केसरी नंदन वाले केस का मैटर था उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन किए थे, तो क्वेश्चन यहाँ पर भी किए, तो जज काफ़ी शौक थे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, यानी कि ये मैटर बहुत पुराना है और पुराने मैटर को इस तरीके से उलझाया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि बीएड वाले हैप्पी हैं, बीएड वालों के पक्ष में ये मैटर आएगा। अब एक मैं आपको बता देता हूँ, डीएलएड के एडवोकेट की तरफ से उत्तराखंड का मामला उठाया गया। छत्तीसगढ़ का मामला तो ठीक है, सब लोगों को पता, लेकिन उत्तराखंड में बीएड वालों को बाहर नहीं किया गया। आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बीएड को मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में बीएड को बाहर नहीं किया गया। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होने वाला था वो जयवीर वाला केस था। जयवीर वाला जो है कि नियुक्त टीचर नहीं है। उसके अलावा जो 50% मिनिमम जो है कि 50% अंडर 50% वाला मामला था, जो पाठक वाला मामला था, तो उसमें जो है कि माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने कहा जब बीएड को ही नहीं लिया जा रहा है तो 50% की बाध्यता वाला जो मैटर बनता ही नहीं है, इसलिए खारिज कर दिया था कि अंडर 50% वाले भी प्राइमरी भर्ती में शामिल होना चाह रहे थे, ये मैटर था। तो यहाँ पर क्या था कि उन्होंने कहा जब बीएड को प्राइमरी में लिया ही नहीं जा रहा तो इसको शामिल, मतलब इसको 50% का तो कोई मैटर ही नहीं बनता, इसलिए भी ये जो है कि खारिज कर दिया गया था। जो उत्तराखंड में अगर बीएड बाहर निकालने वाला जब मैटर है तो वो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं हुआ। जयवीर वाला जो केस है वो रिक्रूटमेंट में शामिल होने के लिए है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी चीज़ है कि बीएड को प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। एमपी के वहाँ पर कहा कि क्योंकि बीएड को नोटिफिकेशन में शामिल है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और ये चीज़ कहा गया, जस्टिस ने कहा कि नोटिफिकेशन कब आया और कब का ज्वाइनिंग है, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के आधार पर ही ये भर्ती हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहस आप लोगों को देखना, और फैसला रिजर्व पर रखा गया है, और स्टेट को ये भी कहा गया है कि स्टेट को निश्चित रूप से
डेटा देना होगा। कब जो है विज्ञापन आया, कब आवेदन प्रोसेस हुई, कब रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ, कब काउंसलिंग हुआ, कब ज्वाइनिंग हुआ, ये डेटा आज नहीं दिया है, लेकिन डेटा राज्य को अनिवार्य रूप से देना होगा। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।